डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे काल के आधार पर क्रिया के प्रकार और उसके अंतर्गत भूतकालिक क्रिया का संदिग्ध भूतकालिक क्रिया किसे कहते हैं। संदिग्ध भूतकालिक क्रिया वाक्य के अंत में या, ये अथवा आ, ई के साथ होगा, होगी, होंगे लिखा होने पर अथवा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे लिखा होने पर। यदि आपको वाक्य के अंत में या, ये, आ, ई, होगा, होगी, होंगे या चुका, चुकी, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे यह देखने के लिए मिले तो उस वाक्य के अंतर्गत संदिग्ध भूतकालिक क्रिया होगी। जैसे बच्चा घर गया होगा, इसके अंतर्गत गया होगा वाक्य के अंत में या और उसके साथ होगा देखने को मिलता है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत संदिग्ध भूतकालिक क्रिया यानी संदिग्ध यानी उसके अंदर शंकाएं, संदेह है उसके ऊपर कि यह क्रिया हुई है या नहीं हुई। क्या पता बच्चा अभी घर पहुंचा ही नहीं। हंसिका स्कूल गई होगी वाक्य के अंत में ई और उसके साथ होगी देखने के लिए मिलता है, इसलिए इस वाक्य में संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। क्या पता हंसिका आज स्कूल ही न गई हो, इस वाक्य के अंदर हमें शकें, संदेह, इसलिए इसके अंतर्गत होगी संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। अगला वाक्य वे पाठशाला गए होंगे, क्या पता आज वो गई न हो, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत संदिग्ध भूतकालिक क्रिया कि काम होगा या नहीं होगा इसके ऊपर शंका होती है। अगला वाक्य उन्होंने खाना खा लिया होगा, वे खाना खा चुके होंगे, क्या पता अभी नहीं खाया हो, बाद में खाएंगे, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत होगी संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। अगला वाक्य मैंने पत्र लिखा होगा, क्या पता लिखा या नहीं लिखा, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। हमने कुछ चित्र देखे होंगे, क्या पता नहीं देखे, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। वाक्य के अंत में ए और होंगे उसके साथ होंगे यह भूतकालिक क्रिया, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। उसने चाय पी होगी, क्या पता अभी नहीं पी होगी, इसलिए संदिग्ध यानी कार्य पूरा होने में शंका है, इसलिए इसके अंतर्गत संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। अब जानते हैं भूतकालिक क्रिया का अगला प्रकार अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। अपूर्ण यानी होता है अधूरा, अधूरा कार्य। वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे अथवा करता था, करती थी, करते थे लिखा होने पर, यानी आपको वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे अथवा करता था, करती थी, करते थे यह देखने के लिए मिले तो उस वाक्य के अंतर्गत अपूर्ण भूतकालिक क्रिया होगी। जैसे वर्षा हो रही थी, क्या पता अभी भी हो रही हो, इसलिए इस वाक्य के अंत में रही थी यह देखने के लिए मिलता है और इस वाक्य के अंतर्गत अपूर्ण भूतकालिक क्रिया होगी। हम पाठ पढ़ रहे थे, क्या पता अब भी पढ़ रहा हो, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत अपूर्ण भूतकालिक क्रिया जो पूर्ण यानी पूरा नहीं हुआ। अगला है मैं बचपन में बहुत पढ़ाई करता था, क्या पता अब भी करता हो, अब भी कर रहा हो, इसलिए इस वाक्य के अंत में करता था यह देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसके अंतर्गत अपूर्ण भूतकालिक क्रिया होगी। अगला वाक्य बच्चा सो रहा था, क्या पता बच्चा अब भी सो रहा हो, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत अपूर्ण भूतकालिक क्रिया होगी। पूजा पूजा कर रही थी, तो रही थी वाक्य के अंत में देखने के लिए मिलता है,
इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। वह बचपन में बहुत रोया करती थी, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। आइए अब जानते हैं भूतकालिक क्रिया का अगला प्रकार, हेतु हेतु मद भूतकालिक क्रिया। वाक्य में भूतकाल की कोई शर्त होने पर, यदि, अगर, तो से वाक्य जुड़ा होने पर हेतु हेतु मद भूत यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करता है कि अगर पहले ये क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया होगी। और वो किससे जुड़े होंगे? यदि, अगर, तो इन सभी से जुड़े होंगे तो उस वाक्य के अंतर्गत हेतु हेतु मद भूतकालिक क्रिया होगी। जैसे, यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल हो जाते, तो इसके अंतर्गत मेहनत करते यह पहली क्रिया और सफल हो जाते यह दूसरी क्रिया। मेहनत करेगा तभी सफल होगा, तो मेहनत करना यह पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती हैं। आइए अब जानते हैं दूसरा उदाहरण। अगर मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता, तो इसके अंतर्गत पहले आगरा जाता तभी ताजमहल देख पाता। अगर वो आगरा नहीं जाता तो ताजमहल नहीं देख पाता, तो पहले जाता ये क्रिया होती, फिर उसके बाद देखता यह क्रिया होती। आइए अब जानते हैं विशेष नियम। यदि किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी लिखा हुआ हो तो वहाँ निम्नानुसार 3 प्रकार के काल हो सकते हैं। यदि आपको वाक्य के अंत में था, थी, थे देखने के लिए मिले तो वहाँ 3 प्रकार के काल देखने को मिल सकते हैं। था, थे, थी से पहले कोई अन्य क्रियावाचक शब्द नहीं होकर कोई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्द लिखा होने पर सामान्य भूतकाल। यदि वाक्य के अंत में था, थे, थी इनसे पहले कोई क्रिया के बारे में बताने वाला शब्द न हो और उसके स्थान पर संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, अव्यय हो, तो उसके अंतर्गत सामान्य भूतकाल की क्रिया होती है। अगला है, था, थे, थी से पहले या, ये, ई, आ, ए, ई वाला अन्य क्रियापद लिखा होने पर पूर्ण भूतकाल। यानी था, थी से पहले ये, ई, या, ये, ई, आ, ए, ई वाला अन्य क्रियापद लिखा होने पर, यानी था, थी से पहले यह क्रियापद लिखा हुआ है तो उस वाक्य के अंतर्गत पूर्ण भूतकाल क्रिया होगी। था, थे, थी से पहले हुआ, हुई, हुए, रहा, रही, रहे वाला क्रियापद लिखा होने पर अपूर्ण भूतकाल। यानी वाक्य के अंत में था, थी, थे से पहले हुआ, हुए, हुई, रहा, रही, रहे यह शब्द लिखे हो तो उसमें अपूर्ण भूतकाल क्रिया होगी। जैसे उदाहरण है, वह एक शिक्षक था, तो यह सामान्य भूतकाल। वह अपने गांव गया था, पूर्ण भूतकाल। वह कमरे में बैठा हुआ था, अपूर्ण भूतकाल। बच्चे बड़े ईमानदार थे, सामान्य भूतकाल। बच्चों ने अपना गृह कार्य कर लिया था, पूर्ण भूतकाल। बच्चे अपना गृह कार्य कर रहे थे, अपूर्ण भूतकाल। आइए अब जानते हैं काल के आधार पर क्रिया का दूसरा प्रकार, वर्तमान कालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का जारी समय में होना पाया जाता है तो वहाँ वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। यानी कि जो समय वर्तमान समय में चल रहा है, अभी चल रहा है, उस समय में कोई कार्य होता है तो वहाँ पर वर्तमान कालिक क्रिया होती है। वर्तमान कालिक क्रिया के भी पुनः 5 उपभेद कर दिए जाते हैं यथा, यानी वर्तमान कालिक क्रिया को भी 5 भेदों में बांट दिया जाता है, 5 प्रकारों में बांट दिया जाता है। जैसे पहला प्रकार है सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया किसे कहते हैं, यह क्या है? के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो लिखा होने पर
यदि आपको वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो यह लिखा हुआ मिले तो उस वाक्य के अंतर्गत सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया होगी। जैसे उदाहरण, रमेश अखबार पढ़ता है तो इसके अंत में ता है। बच्चे सदा सत्य बोलते हैं, इसके वाक्य के अंत में ते हैं। तो सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया। अगला है, राधा नृत्य करती हैं तो इसके अंतर्गत ती हैं। मैं रोजाना घूमने जाता हूँ, जाती हैं तो ती है, ता हूँ यह वाक्य के अंत में देखने को मिलता है, इसलिए इसके अंतर्गत होगी सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया। अगला प्रकार है वर्तमानकालिक क्रिया का अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया। अपूर्ण यानी अधूरा, जो हो कार्य उस समय अधूरा हो। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हो लिखा होने पर, यदि आपको वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हो यह देखने को मिलता है तो उस वाक्य के अंतर्गत अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया होती है। जैसे वह पुस्तक पढ़ रही है, इस वाक्य के अंतर्गत रही है वाक्य के अंत में देखने को मिलता है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया होगी, यानी जो उस समय वर्तमान समय में पूर्ण नहीं, क्या पता वो आगे भी पढ़ती रही। बच्चे अपना गृह कार्य कर रहे हैं, क्या पता उन्होंने कार्य कर लिया हो, तो ये अपूर्ण है और इसके अंतर्गत अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया होगी। अगला है, मैं खाना खा रहा हूँ, इसके अंतर्गत वाक्य के अंत में रहा हूँ देखने को मिलता है, इसलिए इसके अंतर्गत अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया होगी। वर्तमानकालिक क्रिया का अगला प्रकार है संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया। संदिग्ध यानी होता है जिसके अंदर क्रिया होने के ऊपर शंका हो कि यह कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। आइए इसको समझते हैं। अब वाक्य के अंत में रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे, यदि आपको वाक्य के अंत में रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे यह देखने के लिए मिलता है तो उस वाक्य के अंतर्गत संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया होती है। जैसे वह खाना खा रहा, वह खाना खा रहा होगा, तो इसके अंतर्गत वाक्य के अंत में रहा होगा, क्या पता उसने खाना खा लिया हो, तो इसके अंतर्गत शंका है कि वो कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, इसके अंतर्गत क्रिया होगी संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया। अगला वाक्य है बच्चे खेल रहे होंगे, क्या पता वो खेल कर चले गए हो या अभी तक खेल रहे हो, तो इस वाक्य के अंतर्गत हमें शंका संदेह होता है कि क्रिया पूरी हुई है या नहीं हुई, और अंत में देखने को मिलता है रहे होंगे, तो इसके अंतर्गत संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया होगी। अगला वाक्य है संगीता चाय पी रही होगी, तो इस वाक्य के अंतर्गत अंत में रही होगी यह देखने के लिए मिलता है, और इस वाक्य के अंतर्गत हमें शंका होती है या वो चाय पी चुकी होगी या उसने चाय पी ली होगी या अभी नहीं पी होगी, वाक्य में हमें शंका संदेह महसूस होता है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया होगी। आइए अब जानते हैं वर्तमानकालिक क्रिया का अगला प्रकार अज्ञार्थक वर्तमानकालिक क्रिया। अज्ञार्थक यानी किसी को काम करने के लिए कहना, इसे अज्ञार्थक वर्तमानकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। आदेश देना, वर्तमान काल में आज्ञा उपदेश आदेश का भाव होने पर, ओकारांत क्रिया पर होने पर, यानी आपको वाक्य में आज्ञा उपदेश आदेश की आज्ञा किसी काम को करने के लिए अनुमति देना, उसको आदेश देना, इजाज़त देना आपको वाक्य में देखने के लिए मिलेगा, या फिर आपको ओकारांत क्रिया पर होने पर, या आपको वाक्य के अंत में ओकारांत
क्रिया होगी, यानी उस क्रिया का अंत ओ से होगा। आइए समझते हैं इसको। बच्चों यहाँ आओ, तुम पाठ पढ़ो। इसके अंतर्गत तुम पाठ पढ़ो, यह यहाँ पर आज्ञा, बच्चों को आदेश दिया जा रहा है कि तुम यह काम करो, इसलिए इसके अंतर्गत आज्ञार्थक वर्तमानकालिक क्रिया होगी। खड़े हो जाओ, तो इसमें खड़ा होने के लिए कहा जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है। तो इस वाक्य के अंतर्गत आज्ञार्थक वर्तमानकालिक क्रिया होगी। तुम वहाँ बैठो, वहाँ बैठने के लिए कहा जा रहा है, उसे आदेश दिया जा रहा है, उसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम वहाँ बैठो। अब जानते हैं वर्तमानकालिक क्रिया का अगला प्रकार, संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया। संभाव्य, संभाव्य यानी संभावना होना कि वह क्रिया हुई है या नहीं हुई है, उसके लिए अपनी संभावना प्रकट करना। जैसे वर्तमान की कोई संभावना प्रकट होने पर कि यह कार्य हुआ है या नहीं हुआ, उसके ऊपर अपनी संभावना प्रकट करने के लिए। वाक्य में शायद जैसे शब्दों का प्रकट होने पर कि आपको वाक्य में शायद शब्द देखने के लिए मिलेगा। जैसे शायद पिताजी आए हो, क्या पता पिताजी अब तक ना आए हो, तो इसके अंदर संभावना है कि पिताजी आ गए होंगे, क्या पता पिताजी नहीं भी आए हो। अगला वाक्य, शायद नौकर आ रहा हो, क्या पता नौकर अभी वहां से चला ही न हो, तो इसके अंदर संभावना है कि क्रिया हुई है या नहीं हुई। कोई हमारी बात न सुनता हो, क्या पता कोई सुन रहा हो, तो हो सकता है या नहीं भी हो सकता। ऐसी संभावना इन वाक्यों के अंतर्गत देखने के लिए मिलती है। आइए अब जानते हैं विशेष नियम। यदि वाक्य के अंत में है, हो, हूँ लिखा हुआ हो एवं इसके ठीक पहले कोई अन्य क्रियावाचक शब्द नहीं हो, कोई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्द लिखा हो, वहाँ सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया मानी जाती है। यदि वाक्य के अंत में है, हो, हूँ ये देखने को मिले और उसके पहले कोई भी क्रिया को बताने वाला शब्द न हो, उसके स्थान पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय यह शब्द लिखे हो, तो उस वाक्य के अंतर्गत सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया होती हैं। आइए समझते हैं इसके उदाहरण। जैसे वह एक चिकित्सक है, इसके अंतर्गत वाक्य के अंत में है और चिकित्सक यह क्रियावाचक शब्द नहीं है। अगला है तुम बहुत ईमानदार हो, वाक्य के अंत में हो देखने के लिए मिलता है और उससे पहले ईमानदार विशेषण देखने के लिए मिलता है, यहाँ कोई क्रियावाचक शब्द नहीं है। अगला वाक्य वे हमारे मित्र हैं, इसके अंतर्गत इस वाक्य के अंतर्गत अंत में है देखने के लिए मिलता है और इस वाक्य के अंतर्गत सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया होगी। मैं एक शिक्षक हूँ, इस वाक्य के अंतर्गत अंत में हूँ देखने के लिए मिलता है और शिक्षक संज्ञा शब्द है। आइए अब जानते हैं दूसरा नियम। यदि वाक्य के अंत में हुआ है, हुई है, हुए हैं लिखे हुए हो, तो वहाँ अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया मानी जाती है। यानी आपको वाक्य के अंत में हुआ है, हुई है, हुए हैं लिखा हुआ मिले, तो उस वाक्य के अंतर्गत अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया मानी जाती हैं। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है, तो वाक्य के अंत में हुआ है देखने के लिए मिलता है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया होगी। गाय पेड़ के नीचे बैठी हुई है, तो वाक्य के अंत में हुई है यह देखने के लिए मिलता है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया होगी। अगला वाक्य बच्चे कमरे में सोए हुए हैं, इस वाक्य के अंतर्गत हुए हैं अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया होगी। आइए अब जानते हैं काल के आधार पर क्रिया का तीसरा प्रकार, भविष्यकालिक क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का आने वाले समय में
होना पाया जाता है तो वहाँ भविष्यकालिक क्रिया मानी जाती है। यानी वाक्य में वह शब्द जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि क्रिया काम आने वाले समय में होगा तो उस वाक्य के अंतर्गत भविष्यकालिक क्रिया मानी जाती है। भविष्यकालिक क्रिया के भी 3 उपभेद माने जाते हैं। यानी भविष्यकालिक क्रिया के भी 3 प्रकार 3 उपभेद होते हैं। आइए उसमें समझते हैं। पहला प्रकार सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। वाक्य के अंत में एगा एगी एंगे उंगा उंगी लिखा होने पर आपको एगा एगी एंगे उंगा उंगी वाक्य के अंत में देखने के लिए मिलेंगे और उस वाक्य में सामान्य भविष्यकालिक क्रिया होगी। आइए इसका उदाहरण समझते हैं। वह पत्र लिखेगा या लिखेगी तो इसके अंदर एगी यह देखने के लिए वाक्य के अंत में देखने के लिए मिलेगा। अगला वाक्य बच्चे क्रिकेट खेलेंगे तो इस वाक्य के अंत में एंगे यह देखने के लिए मिलता है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत सामान्य भविष्यकालिक क्रिया होगी। मैं घर जाऊंगा जाऊंगी इस वाक्य के अंत में उंगा उंगी देखने के लिए मिलता है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत सामान्य भविष्यकालिक क्रिया हो। भविष्यकालिक क्रिया का अगला प्रकार है आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। यानी आज्ञा किसी को अनुमति देना उसको कार्य करने के लिए कहना। वाक्य के अंत में एगा लिखा होने पर यानी उनको आने के लिए अनुमति देना कहना यह आपको वाक्य के अंत में देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप हमारे घर आइएगा या पधारिएगा तो वाक्य के अंत में इएगा यह हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे आप वहाँ अवश्य जाइएगा हमें वाक्य के अंत में इएगा देखने के लिए मिलता है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत होगी आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। आइए इसका अगला प्रकार है इसको समझते हैं। संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। भविष्य काल की कोई संभावना प्रकट होने पर कि यह संभावना यानी अनुमान होने पर कि यह कार्य आने वाले समय में होगा उसकी संभावना होने पर। जैसे आज वर्षा हो सकती है तो वर्षा होने की संभावना है और वो कब तो आज आने वाले समय में वह होगी वह कार्य होगा तो यह संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। अब मुझे क्या करना चाहिए यानी आगे मुझे क्या करना चाहिए तो भविष्य आने वाले समय मुझे क्या करना चाहिए तो भविष्य में क्या करना चाहिए इसके अंतर्गत होगी संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। अगला है वे शाम को यहाँ आ सकते हैं यानी उनके यहाँ आने की संभावनाएं आशा है। क्या पता वो शाम को न आकर रात को आए लेकिन संभावना शाम तक आने की है, इसलिए इसको संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। अब मैं क्या करूं यानी अब मैं आगे क्या करूं आगे समय में क्या करूं। विशेष नियम। अपूर्ण वर्तमान काल के किसी वाक्य में यदि कोई समय सूचक शब्द साथ में जोड़ दिया जाता है तो वहां उसे संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया मान लिया जाता है। यानी अपूर्ण वर्तमान काल के किसी वाक्य में कोई समय सूचक शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे आइए समझो अब इसको। वह जयपुर जा रहा है अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है और इसके अंतर्गत वह कल जयपुर जा रहा है इसके अंतर्गत कल समय सूचक शब्द जोड़ देने पर संभाव्य भविष्य काल में बदल जाता है। जैसे मैं घर आ रहा हूँ अपूर्ण वर्तमान काल। मैं शाम को घर आ रही हूँ संभाव्य भविष्य काल।
यदि वाक्य के अंत में सकता है, सकती हैं, सकते हैं, सकता है, सकती हूँ जैसे क्रियापद लिखे हुए हो तो वहाँ निम्नानुसार दो प्रकार के काल माने जा सकते हैं। यानी आपको वाक्य के अंत में सकता है, सकती हैं, सकते हैं, सकता है, सकती हूँ जैसे शब्द देखने के लिए मिले तो वहाँ पर दो तरह के काल हो सकते हैं। पहला, संभावना का भाव प्रकट होने पर, यानी संभावना होने पर संभाव्य भविष्यत काल। योग्यता क्षमता का भाव प्रकट होने पर सामान्य वर्तमान काल, यानी संभाव्य भविष्यत काल या फिर सामान्य वर्तमान काल। वाक्य के अंत में सकता है, सकती हैं, सकते हैं यह देखने के लिए मिले तो दो तरह के कौन कौन से काल होंगे? संभाव्य काल, संभाव्य भविष्यत काल या सामान्य वर्तमान काल, यह दोनों हो सकते हैं। आइए इनके उदाहरण समझते हैं। वह शाम को यहाँ आ सकता है, इसके अंतर्गत संभाव्य भविष्यत काल। वह शुद्ध अंग्रेजी बोल सकता है, इसके अंतर्गत उसकी योग्यता बताई जा रही है तो सामान्य वर्तमान काल। मैं कल दिल्ली जा सकता हूँ, संभाव्य भविष्यत काल। मैं हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तीनों भाषाएं पढ़ा सकता हूँ, सामान्य वर्तमान काल। जिस प्रकार भूतकाल की कोई शर्त होने पर हेतु मद भूतकाल माना जाता है, उसी प्रकार भविष्यत काल की कोई शर्त होने पर हेतु मद भविष्यत्कालिक क्रिया मानी जाती हैं। यानी एक क्रिया का होना न होना दूसरी क्रिया पर होना न होना निर्भर करता है कि यह क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया होगी, और वो कब होगी, और वह आने वाले समय में होगी। तो उसके अंतर्गत हेतु मद भविष्यत्कालिक क्रिया मानी जाती हैं। जैसे यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते, इसके अंतर्गत हेतु मद भूतकाल। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, इसके अंतर्गत हेतु मद भविष्यत्कालिक क्रिया। अगर मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता, इसके अंतर्गत हेतु मद भूतकाल। अगर मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा, इसके अंतर्गत हेतु मद भविष्यत्कालिक क्रिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।